पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके टैक्स के ऊपर एग्जम्पशन है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसका जरा वेबसाइट पे जाइए और उसके जरा वो प्रोजेक्ट्स देखिए, वो कौन कौन से चला रहा है पाकिस्तान में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनके बिजनेस वेंचर्स हैं, वो करें, उनका काम है, रियासत उनको करने के लिए, मेरा से कोई लेना। वो टैक्स क्यों नहीं देते? हमने पिछले साल आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तमाम आमदन को हमने इनकम टैक्स पे एग्जम्पशन दी थी। इसी तरह फौजी फाउंडेशन, एक फौजी फाउंडेशन का जो कारखाना मार्केट में चल रहा है और एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कारखाना मार्केट में चल रहा है, उनको आपने एज दे दिया 15 से 20% टैक्स का फौजी वालों को। जो पाकिस्तान के एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसमें वफाकी गुजरा भी पिछले सेटअप में भी थे और इसमें भी होंगे, मुझे उनके भी नाम नहीं पता कौन है, और जिनकी इतनी जमीनें हैं और हजारों एकड़ में है, किसी की सैकड़ों एकड़ में है, वो टैक्स नहीं देते। जो कोर एग्रीकल्चर बिजनेस है उसको तो आपने टैक्स एग्जाम किया हुआ है। अब उसको छोड़िए, जो उसके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हैं वो भी टैक्स एग्जाम है। ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए, इनको जो सरकारी गाड़ियां मिलती थी उसके बदले में इनको 68,000 रुपीज पर मंथ से लेके 97,000 रुपीज पर मंथ, जो ग्रेड 20, 21 और 22 के तीन आपके हाईएस्ट पे स्केल्स होते हैं गवर्नमेंट में, उनको मिलता है। अब अगर मुझे और आपको मिलता तो वो टैक्स आपकी वो इनकम का पार्ट बन जाता, उसके ऊपर ग्रॉस के ऊपर आप टैक्स लगा देते। इन्होंने क्या किया जी, चूंकि खुद माई बाप है इस मुल्क के, तो इन्होंने ये जो ब्रैकेट थी अपनी जो अलाउंस था, इसको इन्होंने एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर करके ब्रैकेट में एक सेपरेट करके उसके ऊपर ये 5% टैक्स देते। सर्कुलेटेड डेट क्या है आपका? चाइनीज आईपीपीज के आपने 340 अरब देने हैं, जिसमें से गालबन को 290 हैं जो ओवर ड्यू हैं। वो क्या है? पंजाब के अंदर कमोडिटी ऑपरेशन होते हैं, ये गंदम खरीदने के लिए, सिंध में भी होते हैं, तो उसकी एक ड्यू पेमेंट होती है, वो नहीं आप पे करते तो आप, आपका क्या है, आप डिफॉल्ट करते हैं। एफबीआर ने आपके जो रिफंड्स देने हैं, जो रिकनसाइल्ड अमाउंट आपका राइट है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, वो आपको रिफंड नहीं दे रहा, वो डिफॉल्ट कर गया। आप तेरे हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आप मान नहीं रहे कि हम दिवालिया हो चुके हैं। क्या रियलाइजेशन हो रही है उनको, जो आपने बात कही है कि भाई अब ट्राइब्स की तरह नहीं चल सकते, एक पेज पे सबको आना पड़ेगा, या फिर यही चलता रहेगा? I can say with 100% surety that there is no realization. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा, आजकल मैं पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, बैरूनी कर्जा, उसके ऊपर वीडियोस कर रहा हूँ। बिकॉज मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट है यहाँ सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में, इसी के ऊपर है। तो जो लोगों को मैं इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल पे भी डालता जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि जो डिस्कशन हो रहा है ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट में मैं सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है लोग जानना चाहते हैं, तो मुझे लगा चैनल पे डालना चाहिए ताकि लोग उसको सुने। उस पर ऑब्वियसली अवेयरनेस भी क्रिएट होगी, शौक भी पता चलेगा, लोगों को अंदाज़ा होगा कि मसाइल हैं क्या। और ऑब्वियसली जब वोट करने जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन शायद फैसला करने में हेल्प भी करे। तो मैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोगों के इंटरव्यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एनालिस्ट शामिल है, थिंक टैंक्स हैं। लेकिन आज जो मेरे गेस्ट हैं थोड़े डिफरेंट है। मुझे लगा एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए, जो सालों से लिख रहा है इस चीज़ के ऊपर कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या, और हम क्यों इस कर्ज़ों के जाल में फंसे हुए हैं, और ये बार बार क्यों हमें डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाता है, कैसे बाहर आना है इससे। तो मुझे लगा इसके लिए शहबाज राना से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। मैंने उनके साथ पास में काम भी किया हुआ है, और अगर उनको चलती फिरती फैक्ट्री कहा जाए ब्रेकिंग न्यूज़ की तो गलत नहीं होगा। बहुत अच्छा काम करते हैं, सालों से पाकिस्तान की इकॉनमी को कवर कर रहे हैं। शहबाज में ज्वाइन करने वाले हैं, शहबाज से बात करेंगे और एक सहाफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं क्या, स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी बजट साइड पे, फिजिकल साइड पे, और जो करंट अकाउंट साइड है उसके ऊपर। क्या हाल है फरूक, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे पता है फैमिली टाइम होता है संडे, काफी दिनों से चल रहा था। और संडे के अलावा तो आपको पकड़ना वैसे ही बहुत मुश्किल है। और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में ओवर टाइम चल रहा होगा आपका। अच्छा, शहबाज को थोड़ा कैजुअल रखेंगे आप, फॉर्मली ऑब्वियसली आप अपना शो भी करते हैं और लिखते भी रहते हैं ट्रिब्यून के लिए। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मल, सॉरी इनफॉर्मल रखना चाह रहा हूँ, कैजुअल रखना चाह रहा हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इकोनॉमिस्ट, एनालिस्ट और ये थिंक टैंक्स तो चलते रहते हैं, एक सहाफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए, जो सालों से लिख रहा है पाकिस्तान के हवाले से, और उसे समझा जाए कि भाई मसाइल हैं क्या, क्यों बार बार डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं, और क्या रुकावटें हैं जो हमने रिफॉर्म्स करनी है उसमें क्यों नहीं कर पा रहे। पहले तो एक आपसे मैं एक सवाल करूंगा जो आपसे रिलेटेड है। इतने सालों से आप लिख रहे हैं, और ऑब्वियसली आपकी रिपोर्ट्स ही पढ़ ली जाए तो अंदाजा हो जाएगा प्रॉब्लम्स हैं क्या। फ्रस्ट्रेशन नहीं होती शबाज के, इतना लिख रहे हैं सालों से, बता रहे हैं वही चीजें, बार बार लिख रहे हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ फिक्स करना है, बट बार बार वही मिस्टेक हो रही है, बार बार वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रहा है, तो मायूसी नहीं होती एक साफी के तौर? प्रोफेशनल नोट पे तो हमें मायूसी नहीं होती, उसका
उसकी वजह ये है कि हमारा काम है चीज़ों को रिपोर्ट करना, जो हैपनिंग हो रही होती है उसके ऊपर हार्ड फैक्ट्स लेके आना है, और चूंकि अब थोड़ा सा रोल भी चेंज हो गया तो उसके ऊपर अपना एनालिसिस देना। हमारे इख्तियार में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं, वो काम है वो जो हुकूमत का होता है, वजारत खजाना का होता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। हमारा काम है सिर्फ चीज़ों को फ्लैग करना। तो इसलिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, लेकिन पर्सनली चूंकि आप इस मुल्क के शहरी भी हैं और आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये तो मेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं और इनको ज़्यादा स्टेक्स इनको पता है, इन्फॉर्मेशन इनके पास ज़्यादा है, मेरे पास तो कम इन्फॉर्मेशन। तो ये फैसले क्यों नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर पर्सनल नोट के ऊपर आप कह सकते हैं समटाइम्स बंदे को फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन जब आप जाते हैं डीपर इनटू द थिंग्स देन यू कम टू नो कि ये क्यों फैसले नहीं हो रहे, वो उसकी फिर वजूहात आपको पता चल जाती है। आई स्टिल बिलीव कि पाकिस्तान इज स्टिल नॉट अ कंट्री। ये मुख्तलिफ ट्राइब्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो वेस्टेड ग्रुप्स हैं वो अपने अपने जो मफादात हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं। तो जिस दिन ये मुल्क एक वाकई मुल्क बन जाएगा और ये जो मुख्तलिफ कौमें हैं और कबीले हैं, जब वो वाकई एक कौम बन जाएगी तो फिर उस दिन फैसले होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए मुझे चूंकि मैं चीज़ों को ज़रा उनके पीछे भी जाके देखता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए नहीं है। ये ऐसे 1947 से ही होता चला आ रहा है, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के पढ़ के देख लें तो थिंग्स आर लाइक दैट। और कब तक चलेगा ऐसा, मतलब आप उन चंद सहाफ़ियों में से जिसको बैकग्राउंड डिस्कशन पता होता है, जाहिर है जो पब्लिक रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं वो चाहे आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो, वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, लेकिन आप पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी आपकी कनेक्शन है सोर्सेज के साथ, क्या डिस्कशन चल रहे होते हैं, क्या रियलाइजेशन अभी भी नहीं हुई है हमारी जो पॉलिटिकल लीग है, और ऑब्वियसली फौज को नहीं निकाला जा सकता, मेन स्टेक होल्डर है, क्या रियलाइजेशन हो रही है उनको, जो आपने बात कही है कि भाई अब ट्राइब्स की तरह नहीं चल सकते, एक पेज पे सबको आना पड़ेगा, या फिर यही चलता रहेगा? देखिए इसमें अभी देखिए हालात कितने खराब हैं इस वक्त, आप और मैं, हम सब लोग जो इन चीज़ों को समझते हैं, देख देख रहे हैं इतने सालों से, हम सबको लग रहा है कि अगर कोई हल अभी ना निकला तो पाकिस्तान शायद अल्लाह न करे जुलाई में दिवालिया हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल है, हो सकता है हमारी असेसमेंट गलत हो, जुलाई हम अर्ली कह रहे हो सकता है दिसंबर हो सकता है सितंबर हो सकता है कभी भी यह सूरत हाल पैदा ना हो, लेकिन हालात उस तरफ आपको जाते नजर आ रहे हैं ना। पिछले एक माह में मेरी कुछ मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ जगहों पे, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी से भी हम मिलते हैं, फिर हम गवर्नमेंट के लोगों से मिलते हैं, फिर बाकी जो सिस्टम के अंदर स्टेक होल्डर हैं उनसे हम मुलाकातें करते हैं। आई कैन से विद 100% श्योरिटी कि देयर इज नो रियलाइजेशन। हमारा अभी भी बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। ये एक बात होती है जिसकी वजह से मैं समटाइम सोचता हूँ, जो मैंने जिसका आपका पहला सवाल था उसी से रिलेटेड था, कि जब तक बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा तो ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेंगी। हम हमेशा हमारे अंदर एज अ कॉम, हाल तो मैं मानता हूँ कि अभी तक हम कौम नहीं बने, बट हमारे अंदर एक चीज भर दी गई है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो ना कभी दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके के साथ आप कुछ भी कर लो तो ये ता क़यामत रहेगा। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि दुनिया के तमाम अमीर तरीन ममालिक से और स्ट्रेटेजिक पार्टनर से कर्जे लेकर अय्याशी करता रहेगा और फिर भी दुनिया आपको कर्जे देती रहेगी। तो ये जो फॉल्स नोशन हमारे अंदर डाल दिया गया है और इसको जिस तरीके से प्रोपेगेट किया गया, अभी भी अगर आप सुने तो यही बात कही जा रही है कि जी पाकिस्तान तो दिवालिया हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? जी दिवालिया होने लगे तो चीन आ जाएगा, दिवालिया होने लगे तो जी वो सऊदी अरब आ जाएगा, दिवालिया होने लगे देखे ना वो हमारे पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो अमेरिका ने चाहेगा कि जी पाकिस्तान दिवालिया और न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो दहशत गर्दों के हाथ लग जाएंगे। मेरे जो कुछ इंटरेक्शन होता है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के साथ भी, मेरा ख्याल हम काफ़ी ख्वाब जो होते हैं ना ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। हमारा रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान डबल गेम्स भी करता है, दुनिया को पता चल गया है कि हम क्या क्या कुछ करते हैं। तो शायद किसी स्टेज पे आपको लेसन भी दिया जा रहा हो। एक एक्सपेक्टेशन थी कि पीएमएलएन की जब हुकूमत आएगी तो सऊदी अरब बड़ी मदद कर देगा, मुत्तहिदा अरब अमारात बड़ी मदद कर देगा, वो जो चीनी जो है वो हमसे बड़े खुश है, पीएमएलएन से हमने सीपेक चला दिया तो वो हमारी मदद कर देंगे। पैसे किधर है? 2 माह हो गए हैं, चीन का तो वज़ीर आज़म साहब अब तक दौरा नहीं कर सके, मुत्तहिदा अरब अमारात में इमरजेंसी हमने लैंडिंग की, जब हमें सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला। तो सारी दुनिया को पता है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, सारी दुनिया को पता है कि इसमें एक कबीला आर्मी का है, एक कबीला आपकी जुडिशरी का है, एक कबीला सियासतदानों का है, एक कबीला इसके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, एक कबीला इसके अंदर मीडिया का है, एक कबीला इसमें वकला का है। तो ये कबीले हैं, तो ये बिगड़े हुए कबीले हैं, ये सुधर नहीं सकते। इनको अगर कोई डंडा ऊपर से पड़ सकता है तो आईएमएफ का ही होता है जिसको हम सुन लेते हैं, जैसे आजकल थोड़ा बहुत हम सुन रहे हैं। और अभी भी
हमारी जो पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से इवन के पीएमएलएन के अपने अंदर पॉलिटिक्स है, हुकूमत बनती नहीं है, उसको गिराने के लिए जो है वो काम शुरू हो जाता है। वज़ीर ख़जाना अपने दफ्तर पहुंचते नहीं है तो पीछे से वो साजिश शुरू हो जाती है कि ये दफ्तर ना पहुंचे, वहीं से इसका नोटिफिकेशन कैंसिल हो जाए। तो हम अभी भी वही कौम है जो सुधरी हुई नहीं है। सही। आपने बात की कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तो अभी मेरी उज़ैर से बात हो रही थी, जानते हो शायद आप उनको, इकोनॉमिस्ट हैं, डीसी में होते हैं। वो भी यही बात कर रहे थे कि इस वक्त जो आपने कहा कि सबको पता चल गया बिगड़ा हुआ बच्चा है, अभी जो जियो पोलिटिकल रैंट सीकिंग है ये और ज़्यादा चल नहीं सकती। इस वक्त कोई हमारे पास नहीं है रैंट प्रोवाइडर, और जो आपने बोला बिल्कुल वो इस चीज़ को कर रहा है। लेकिन कितने टाइम के लिए हम बच गए? आपने कहा दिवालिया की तरफ जा रहे हैं, ऑब्वियसली अभी लग तो ये रहा है कि रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स तो नहीं कहूंगा, बहरहाल जो आईएमएफ की कंडीशन थे फिलहाल तो वो पूरी कर रहे हैं, तो शायद अप्रूव हो जाएगा प्रोग्राम, लेकिन कितने अरसे तक के लिए? मैं एक थोड़ी सी नॉन इकोनॉमिक बात करूंगा। एक हम्म। बहुत बड़ा सिग्नल अभी देखें ना आप, जो अफगानिस्तान के उनके एक वजीर है सीनियर, जिनका माजी में गालबन हकानी नेटवर्क से ताल्लुक है, शायद उन्होंने अभी इंडिया के एक टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया हम्म। और उन्होंने इंडिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने की बात की है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो रूट कॉल है ना पाकिस्तान के लिए वो हो नहीं सकता। अफगानिस्तान के तालिबान को लाने का हम अपने बड़े फख्र से हम क्लेम करते हैं ना, हमने उसके लिए बड़ा काम भी किया। हर कौम की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज होती हैं, पाकिस्तान की भी थी, और उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया। और तालिबान की वजह से वेस्ट हमसे नाराज है। आज अफगान तालिबान भारत से ताल्लुकात ठीक करने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक वेकअप कॉल तमाम पाकिस्तानियों को, स्टेक होल्डर्स को हो जानी चाहिए। मैं सर इस पे मतलब उन ये बहुत दिलचस्प बात आपने कही। अगर उनको समझ आ गई है तो हमें क्यों नहीं आ रही? इनफैक्ट चाइना और भारत के भी जो ट्रेड ताल्लुकात देखें आप, उनमें आपस में जो पॉलिटिकल टेंशन है अपनी जगह है, लेकिन ट्रेड में एक दूसरे के बड़े पार्टनर्स हैं। वो ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। तो मतलब ये है कि हमें अब पूरी सवाल मैं उस थिंकिंग तरफ चेंज जाना करने की नहीं, जरूरत है। सिर्फ मैंने एक इनको एक इंडिकेटर ड्रॉप किया है कि जो ये समझते हैं ना कि ये कौम कभी अल्लाह ना करे मुल्क कभी तबाह, कोई भी नहीं चाहता, जिसका वतन है उससे मोहब्बत करता है। लेकिन कभी हमने इसको वतन नहीं समझा, तो ये एक उनके लिए एक मैंने बताया कि वेकअप कॉल हो जानी चाहिए। हम दुनिया को देख रहे होते हैं, दुनिया हमें देख रही है। पाकिस्तान कब तक ऐसे चलेगा? आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आईएमएफ का जो अभी हम काम कर रहे हैं इसमें इस्लाहात रिफॉर्म्स वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है आईएमएफ के साथ आपका, ये आपका फायर फाइटिंग हो रही है। अगर आपने 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ा दी तो क्या आप इसको रिफॉर्म कहेंगे? और भाई अल्लाह के बंदों, पीछे जो चोरी हो रही है, जो लाइन लॉसेस हो रहे हैं, जो सर्कुलर डेट की पेमेंट्स हो गई आपकी रुकी है, उसकी वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है, जो आपकी रिकवरीज नहीं हो रही, उसके ऊपर फिर जो आप कारखाने तैयार है बिजली बनाने के लिए वो बना नहीं सकते, आप उनको पैसे नहीं दे रहे, बल्कि उसके उल्टा उनको आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं। वो तो ऐड हो रहा है। आज आपने 8 रुपए फी यूनिट बढ़ा के उसको 25 रुपए फी यूनिट पे ले गए हैं। तो क्या ये 25 रुपए फी यूनिट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो मसाइल हैं एनर्जी सेक्टर के हल हो जाएंगे? नहीं, वो ज्यादा खराब होंगे। एक तो ये चीज, इसका मतलब रियलाइजेशन नहीं है, हम गधे हैं, हमारे ऊपर बोझ डाला, हम उठाते जा रहे हैं और उन्होंने कहा जी ठीक है यहाँ ये नदी क्रॉस करो, फिर बाद में देखते हैं। दूसरी चीज इसके अंदर इसी तरह आप देख लीजिए, दूसरा इनका जो स्टेप है ऑयल प्राइसेस बढ़ना। अब ऑयल प्राइसेस के अंदर हमारे पास चॉइसेस कोई नहीं थी। मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि ऑयल के ऊपर आपको कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट नहीं है। बट ये मैं मतलब अगर आप मेरी पिछली राइटिंग में उठा के देख लें, मेरे प्रोग्राम उठा के देख लें, मैंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रांगली प्रोपेगेट किया है। मैंने इसको इस चीज़ को आई बिलीव इन इट के जी ये सब्सिडीज विड्रॉ करें, ऑल्दो जो हमारे मुल्क के जो मुतवसत तबका नहीं है इतना, उनके ऊपर बोझ पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ आप जरा आ जाइए, जो पाकिस्तान के जो हमारे रिचेस्ट पर्सन है, अमीर तरीन शख्सियात हैं पाकिस्तान में, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं, और जो अपनी आमदन का सिर्फ 1% टैक्स देते हैं, एक्सपोर्ट जो करते हैं उसकी ग्रॉस रिसीट्स का, उनको आप सब्सिडी विड्रॉ करने को तैयार हैं। इस जुमे को फवाद हसन फवाद साहब, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के और खाकान अब्बासी साहब के सेक्रेटरी थे, वो मेरे प्रोग्राम में आए। वो दैट प्रोग्राम इज वर्थ वॉचिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इज माय प्रोग्राम, बट जो फवाद साहब ने बात की वहाँ पे कि ये जो तेल के ऊपर अपने सब्सिडीज विड्रॉ करना शुरू की है, तो मुश्किल तरीन फैसलों में से आसान फैसला। अब मुश्किल फैसले कौन करेगा और कौन से होंगे? मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये हुकूमत कितनी संजीदा है इस्लाहात के लिए और मुश्किल फैसले के लिए। पाकिस्तान के जो स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके टैक्स के ऊपर एग्जम्पशन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है जी, कहा जाता है जी मुल्क में रीट एक नई एक बला है, उसको प्रमोट करने के लिए हमें टैक्स एग्जम्पशन दें। ओ भाई क्यों? ये कौन से सेठ हैं कराची के, लाहौर के, इस्लामाबाद के,
जिनको टैक्स एग्जम्पशन चाहिए। आप और मैं जब कारोबार करने जाते हैं, हम भी कोई इनोवेटिव काम कर रहे थे, हमें टैक्स एग्जम्पशन देते हैं, वो एग्जम्पशन आप आज विड्रॉ करने को तैयार नहीं। इसी तरह आप जो इनकम टैक्स शेड्यूल का जो आपका है सेकंड शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, आप उसको उठा के देख लीजिए, भरा हुआ है वो टैक्स एग्जम्पशन से। हमारे मुल्क में जो अफवाज पाकिस्तान, उसका जो किरदार है पाकिस्तान की प्रोटेक्शन, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन वेलफेयर के नाम पर जो बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किए, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, उसका जरा वेबसाइट पे जाइए और उसके जरा वो प्रोजेक्ट्स देखिए, वो कौन कौन से चला रहा है पाकिस्तान में। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनके बिजनेस वेंचर्स हैं, वो करें, उनका काम है, रियासत उनको करने दे रही है, मेरा से कोई लेना नहीं। वो टैक्स क्यों नहीं देते? हमने पिछले साल आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तमाम आमदन को हमने इनकम टैक्स से एग्जम्पशन दे दी। इसी तरह फौजी फाउंडेशन, आप फौजी फाउंडेशन की वेबसाइट पे चले जाइए, उसको जरा देखिए कौन कौन से उसके प्रोजेक्ट्स कमर्शियल वो चला रहा है। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, जो वो आमदन है वो टैक्स फ्री, मेरी और आपकी तो टैक्स है, हम तो फ्यूल पे पूरा प्राइस देंगे। दूसरी बात ये है कि मार्केट के अंदर एक डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है। एक फौजी फाउंडेशन का जो कारखाना मार्केट में चल रहा है और एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कारखाना मार्केट में चल रहा है, उनको आपने एज दे दिया 15 से 20% टैक्स का फौजी वालों को। क्यों दे दिया अभी? बाकी फिर कंपेटिटिव नहीं रहते, फिर वो रेंट सीकिंग पे आ जाते हैं। ये जो आप टैक्स एग्जम्पशंस की बात कर रहे हैं, जो आर्म फोर्सेस की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से बिजनेस, ये लास्ट ईयर जो आई थिंक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में हुआ है ये। ये बिल्कुल तरीके से अच्छा। आप देखें, तो उनके डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स माफ कर दिया। हम्म, मेरी स्टोरीज ऑन द रिकॉर्ड इसके ऊपर पड़ी हुई, आप देख सकते ठीक है। अच्छा, ये और ऐसे कुछ एग्जांपल्स दें, बिकॉज हमने देखा कि एक तरफ तो इन लोगों को जो सारे अशराफिया या आप कह लें कि रूलिंग एलीट है, मेजर स्टेक होल्डर्स है, उनको एग्जाम्पशन दी जा रही है जिनका आपने भी जिक्र किया। दूसरी तरफ जो सैलरी क्लास है या जो मिडिल क्लास या गरीब है जिस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, उनको तो निचोड़ा जा रहा है। इनफैक्ट मैं कल ही सोच रहा था कि हमारे जो अवाम है उसकी मिसाल वो गन्ने नहीं होते जो जिसको जूस मशीन में डाला जाता है, तो एक बार जूस निकलता है तो उसको दोबारा डालता है, फिर निकाल वो डालता रहता है जब तक उसमें से कुछ बचता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी आवाम की बुरी हालत हो गई है। फिर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारी, अभी आपने कुछ चीजें टच कर दी, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें काफी हद तक एग्जाम्पशन, उसमें भी बात करें कि बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो उसको टैक्स नहीं किया जाता और कुछ प्रोविंशियल लेवल पे किया जाता है, वहाँ पे ऑब्वियसली अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है तो फिक्स करना आसान होता है बुक्स को। उस पर बात करें कि वहाँ गुंजाइश है जरा निकालने की टैक्स और रेवेन्यू बढ़ाने की। बिल्कुल उसमें गुंजाइश है। इसमें देखें ना, एग्रीकल्चर के एक तो वैसे आपने कह दिया जी कि आईनी तौर पर आप उसको टैक्स नहीं कर सकते, वफाक भाई वफाक टैक्स नहीं कर सकता, सूबा तो कर सकता है। और फिर अगर जो भी सूबे के जो रेट्स आप उठा के देख लेते हैं, वो रेट्स इतने इतने मुज़हका खेज हैं कि आप मतलब जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसमें वफाकी गुजरा भी पिछले सेटअप में भी थे और इसमें भी होंगे, मुझे उनके भी नाम नहीं पता कौन है, और जिनकी इतनी ज़मीनें हैं और हज़ारों एकड़ में है, किसी की सैकड़ों एकड़ में है, वो टैक्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे जी? और मैं मतलब वहाँ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। फिर उसको छोड़िए, जो कोर एग्रीकल्चर बिजनेस है उसको तो आपने टैक्स एग्जाम किया हुआ है इन अ वे। वैसे तो सूबा लेता है, बट सूबा 2-3 अरब रुपया साल का लेता है, जो शायद उससे कम कसूर का एक शहर जो है वो उससे ज्यादा पैसे दे देता होगा। ये पूरे पाकिस्तान की उनकी वो उनके सूबे से कलेक्शन। अब उसको छोड़िए, जो उसके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज हैं वो भी टैक्स एग्जाम है। आपका ये मुल्क है। अच्छा, उस और कौन होते हैं? चंद लोग होते हैं। आप उठा के देख लें पंजाब में कौन है कॉर्पोरेट बिजनेस में एग्रीकल्चर के, और कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स एग्जाम्पशन नहीं। जिसने डोनेशन देना है, एक और बड़ा फसाद पाकिस्तान के अंदर शुरू हुआ है जो 2 नंबरी है टैक्स बचाने के लिए, कि एक पाकिस्तान का कोई भी अमीर खानदान होगा, वो बड़ा पैसा कमाएगा, अल्लाह ताला की देन होती है। अब वो उसको फिर ख्याल आता है कि मैंने चैरिटी करनी, वो एक फाउंडेशन बना लेता है। अच्छा, उसमें जो डोनेशन जा रहे हैं वो टैक्स फ्री होते हैं, क्यों? जो आपने उसमें डोनेशन किया वो आपका एक्सपेंस हो गया, वो जो एक्सपेंस है वो आपका टैक्स फ्री, उसके टैक्स की कैलकुलेशन में आपको काउंट नहीं होता। तो ऑब्वियसली उसको एक्सपेंस दिखा के बेनिफिट लेते हैं और उधर से दूसरी आप तरफ उस पर टैक्स नहीं है, ठीक है। मैंने इसको डोनेशन, उधर से आप अपनी इनकम को रिक्रूट कर रहे हैं। ये कौन सा मजाक बना हुआ है इसके अंदर? मेरी और आपकी जो भी आमदन होती है हम ग्रॉस सैलरी के ऊपर टैक्स कर देते हैं। कारोबार जितने भी हैं पाकिस्तान के, तो वो नेट इनकम के ऊपर, और नेट इनकम जो है वो डिस्टॉर्शन आप वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। आपने मुझे जो यूनिवर्सल आपका सेल्फ असेसमेंट स्कीम है टैक्स का, कि आपने 100 रुपया कमाया, 50 रुपये कमाए, आपने बताना है FPR को। अब उसके अंदर मेरा खर्चा 50 रुपये या 100 रुपये, वो भी मैंने बताना। तो हम कितनी ईमानदार कौम है, ये तो आपको पता है। अच्छा, इसके इस ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, इसके आगे इन्होंने कई इस तरह की वहाँ पे जो स्ट्रीम्स खोली हुई हैं जहाँ पे ये सारी इस किस्म की टैक्स एविजन सिस्टम खुद करवा रहा है। अब ब्यूरोक्रेसी को देख लीजिए। ब्यूरोक्रेसी जो है आपकी, 2011 में इनकी कार मोनेटाइजेशन इनकी पॉलिसी हुई। इनको जो सरकारी गाड़ियां मिलती थी उसके बदले में इनको 68,000 रुपीज पर मंथ से लेके 97,000
रुपीज पर मंथ जो ग्रेड 20, 21 और 22 के 3 आपके हाईएस्ट पे स्केल्स होते हैं गवर्नमेंट में, उनको मिलता है। अब अगर मुझे और आपको मिलता तो वो टैक्स का आपकी वो इनकम का पार्ट बन जाता, उसके ऊपर ग्रॉस के ऊपर आप टैक्स लगा देते। इन्होंने क्या किया जी, चूंकि खुद माई बाप है इस मुल्क के, तो इन्होंने ये जो ब्रैकेट थी अपनी जो अलाउंस था, इसको इन्होंने एक सेपरेट एंटिटी डिक्लेयर करके ब्रैकेट में एक सेपरेट करके उसके ऊपर ये 5% टैक्स देते। और भाई क्यों? इसलिए कि जी अगर वो 1 लाख रुपया आपके एक जो ग्रेड 22 का सेक्रेटरी है उसके 3-3.5 लाख रुपए जो भी तनख्वाह उसका हिस्सा बन जाएगा, तो उसकी जो उसका साइज ऑफ द इनकम बढ़ जाएगा, तो वो जो इनकम टैक्स की स्लैब होगी वो चेंज हो जाएगी। उसका, ये सारी चीजें सबको पता है। आपके तो आपके इनके टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल है। अभी आपने इसकी अलाउंसेस की बात की है, तो इतने जो पेट्रोल और फ्यूल अलाउंस दिया हुआ है, सब्सिडीज भी दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, तो क्या पेट्रोल कंजम्पशन कट करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट सतह पे कि प्रोटोकॉल जो है उसको कट किया जाए, और ये पेट्रोल अलाउंसेस, ये गाड़ियां जो दी हुई हैं, उस उसके ऊपर से कहीं से कोई बचत की जाए, ऐसा कुछ देखने में आया? देखें, आप अनाउंसमेंट्स आपको मिल जाएंगी, सिंध गवर्नमेंट ने भी कर दी, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने भी कर दी, फेडरल गवर्नमेंट भी कर देगी आजकल में। एप्लीकेबल नहीं हो रही। नहीं, इफेक्टिवली होगा या नहीं कोई बात की बात है। देखिए ना, अभी उसकी एक मिसाल यहाँ से ले लीजिए कि ग्रेड आपके जो 20, 21, 22 का मैंने भी जिक्र किया, तो उनको गाड़ी का फ्यूल मिलता है ना, उसके बदले में पैसे मिलते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए तक, तो वो उन्होंने वो फ्यूल भी लेते हैं, और सॉरी वो पैसे भी लेते हैं, उसके साथ उनकी 180 लीटर से लेकर 360 लीटर पर मंथ का उनको फ्यूल अलाउंस भी मिलता है। और गाड़ियां भी 2-2, 3-3 घरों में रखी हुई है, सरकारी गाड़ी। तो ये ऐसा ही होगा, अगर 40% कट लग गया तो वो जो प्रोजेक्ट की गाड़ी है वो इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी उनको चलता रहेगा। इसके अंदर मुझे कोई इसमें ऐसा कोई सेविंग नजर नहीं आ रही। ये सारे कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको ये करने भी जरूरी होते हैं, हुकूमत को ये करने चाहिए। रियल चीज वही होगी जिसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दोगे। आपने कहा जी इनमें रियलाइजेशन है या नहीं है। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अनाउंस किया जी कि हफ्ते की छुट्टी जो है वो बंद, आप सब काम करेंगे, पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है और उसको काम की जरूरत है। कितनी प्रोडक्टिविटी होती है। दिन का मेरा आधा जो टाइम है ना वो सेक्रेटेरिएट में गुजरता है, उन लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए। तो उसमें यकीन माने एक मजाक बना हुआ है प्रोडक्टिविटी के नाम पे। आप 3 बजे छुट्टी कर देते हैं पाक सेक्रेटेरिएट में, वो 3 बजे आते घर हैं से। वैसे अक्सर, तो सब सरकारी दफातर में अफसर ही नहीं होता, आप बैठे हुए इंतजार में, काम रुका हुआ। ऐसी बात नहीं, आते हैं। मैं जब कैरियर में शुरू में आया ना, मैं आपको एक अपनी मिसाल देता हूँ। तो अब नए नए थे हम जर्नलिज्म में जब आए, तो कमरों तक एक्सेस जो थी ब्रोकरेट्स की जरा कम ही मिलती थी। कुछ अच्छे भी जब सोर्सेज बनाने की फेज में होते हैं, तो अक्सर हम जाते थे, वो उनका जो स्टाफ होता है उसके पास बैठ जाते थे। तो उस वक्त हमें कहा जाता है जी इंतजार करें साहब मीटिंग में। अब जाहिर सी बात है, हम जर्नलिस्ट हमें इंतजार करें, और खासतौर पर जब आप नए जर्नलिस्ट हो, आपको सिस्टम में एक्सेस ना मिल रही, तो आधे घंटे बाद अंदर से दरवाजा खुलेगा, मुस्कुराती हुई कोई खातून आएगी, कोई शख्स आएगा, बाहर निकलेगा, कहके लग रहे होंगे, तो ये अंदर मीटिंग्स हो रही होती है। ये सीरियसनेस है काम की। काम जो वफाकी हुकूमत का है वो पॉलिसी मेकिंग का ज्यादा है, उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप रात 10 बजे तक बैठे और हफ्ते में 8 दिन बैठे। अगर ये शहबाज शरीफ साहब छुट्टी को बहाल कर देते हैं, तो आपकी जो मंथली फ्यूल सेविंग है वो $330 मिलियन के करीब है, विच इज मोर देन जो आपने 41 अशिया है उनके ऊपर आपने बैन करके इम्पोर्ट के ऊपर आप बचाना चाह रहे हो। होगा नहीं उतना। ये सिर्फ अब चूंकि वो शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस कर दिया है, तो इसलिए वो अब वापस नहीं हो तो सकता। ये पॉपुलर डिसीजन है ना, मतलब आवाम को लगेगा शायद तो अच्छा फैसला किया, लेकिन पीछे जो मैं इकोनॉमिक्स है इसके, वो तो उल्टा उसको बुरा 2008 में डिसीजन दिखा रही है। मैं फारूक साहब 2008 में जर्मनी में था। मेरी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट था IIJ, वो जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी थी उसकी बिल्डिंग में था। मैं सुबह, हमारा वो होता था मेरा टाइम, मेरा ख्याल है कोई हम 8 बजे पहुंचे थे, या साढ़े आठ का टाइम था, 8:30 से 4 बजे। बिलीव यू में उस मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर थी खातून थी, उसको वो बाद में पाकिस्तान उन्होंने विजिट भी किया था। वो 8:30 बजे आती थी और 4 बजे हम निकलते थे। कभी हम लेट होते थे, ऊपर उनको कंप्यूटर यूज करना होता था, तो सवा चार, 4:30 बजे वो वहां से चली जाती थी और मिनिस्ट्री बंद होना शुरू हो जाती। ये पाकिस्तान एक ऐसी कौम है, वो सुबह लेट उठती है, रात को देर से सोती है, दफ्तर 10 बजे पहुंचती है और वहां से रात को 10 बजे निकलती है, और इसको बड़ा फख्र से बताया जाता है कि मैं रात 10 बजे तक दफ्तर में बैठ के काम करता हूँ। आपकी फैमिली लाइफ होती है, वो आप उसकी परवाह नहीं करते। दुनिया, आप ही इस वक्त मुझसे बाहर बैठे हो, आप देखिए वहाँ पे दुनिया कैसे काम। ऑब्वियसली अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये सारा जो है ये फिर आगे हमारे जो फिजिकल डेफिसिट से कैसे लिंक करता है, और उसका फिर डायरेक्टली जो हमारे बैरूनी कर्जे है उससे क्या ताल्लुक है, इसको जरा एक्सप्लेन करें।
देखिए हर चीज तो आपकी बॉइल डाउन आके इस चीज पे हो रही है ना कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और फिर पैसे हालत उस वक्त आपकी ये है कि तकरीबन 60% सूबों में चला जाता है, और स्पेशल एरियाज जो आपको एजे के बल्तिस्तान सबको मिला के, तो 40% गवर्नमेंट के पास बचता है। जो गवर्नमेंट के पास 40% उसको महसूलात बचते हैं आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंडिचर्स एंड प्रोविंशियल, सॉरी ऑल द प्रोविंशियल शेयर नॉट एक्सपेंडिचर्स, उसका जो 40% जो होता है बाकी बचता है, दैट इज नॉट इनफ टू मीट योर टू बिगेस्ट हेड्स, लार्जेस्ट हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, आपका डिफेंस और आपकी डेट सर्विस। आपकी डेट सर्विसिंग और डिफेंस हमेशा आपका जो नेट इनकम है वफाक की, वो उसका ऑलमोस्ट 105-110% होता है। दैट मीन्स आपकी इनकम कम है और वहां से भी आपका 400-500 अरब रुपए का एक डेफिसिट वाला, उसके बाद हम जो भी काम करते हैं दुनिया का, वफाक की हुकूमत करती है फेडरल गवर्नमेंट, वो सारा हम उधार लेके करते हैं। दैट ट्रांसलेट्स इनटू योर डेट। नाउ यू आर डीपर इनटू डेट ट्रैप इन अ वे कि अब हमारी 4-5 बैंक्स जो हैं वो सॉवरन, कोई भी हुकूमत सॉवरन होती है, सॉवरन को वो डिक्टेट कर ये जो चंद बड़ी बैंक हैं, आप बैलेंस शीट देख लेंगे, इन्होंने गवर्नमेंट ट्रेजरी में इन्वेस्ट किया हुआ है। जहाँ से हमारी सारी बात शुरू हुई थी, कबीले हैं जिसमें एक बैंकिंग भी एक कबीला है और वो उस पर डिक्टेट कर रहे हैं, और ये सारी चीजें फिर आपकी ट्रांसलेट होती हैं एक्सटर्नल डेट में, आपकी डेट वायबिलिटी। एज अ नेशन वी आर नॉट वायबल, वी आर नॉट गोइंग कंसर्न। वो जो शब्बर जैदी साहब ने बात की थी ना कि पाकिस्तान बहुत अरसा हो गया दिवाली हो गई, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है। आप अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं आप उनको मीट नहीं कर रहे। अगर चाइना चाहे, चाइनीज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर चाहे, तो आज पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटीज को इन्वोक कर सकते हैं। तो शहबाज, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम डिफॉल्ट में हैं बहुत अरसे से, ऐसा नहीं कि डिफॉल्ट रुक जा रहा है। कर चुके हैं हम डोमेस्टिक पेमेंट्स की। सर्कुलेटेड डेट क्या है आपका? डिफॉल्ट है ऑब्वियसली। आपका डिफॉल्ट है। चाइनीज आईपीपीज के आपने 340 अरब देने हैं, जिसमें से गालबन को 290 हैं जो ओवर ड्यू हैं, वो क्या है? वो वो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है आपका। ठीक है, आपने किसी के जो भी पैसे देने हैं, पंजाब के अंदर कमोडिटी ऑपरेशंस होते हैं, ये गंदम खरीदने के लिए, सिंध में भी होते हैं, तो उसकी एक ड्यू पेमेंट होती है, वो नहीं आप पे करते तो आप, आपका क्या है? आप डिफॉल्ट करते हैं। एफबीआर ने आपके जो रिफंड्स देने हैं, जो रिकनसाइल्ड अमाउंट आपका राइट है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, वो आपको रिफंड नहीं दे रहा, वो डिफॉल्ट कर गया। आप देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, आप मान नहीं रहे कि हम दिवालिया हो चुके हैं। अब तो इंटरनेशनल बॉन्ड भी आपका कोई इंश्योर करने को तैयार नहीं, इनफैक्ट, और ना ही आपको कोई लैंड करने को तैयार है। आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना दुनिया। अब मसला ये है कि इंटरनेशनल शायद हमने एक आध दफा कभी कोई टेक्निकल डिफॉल्ट किया कुछ ऐसा पहले, बट इंटरनेशनल आप डिफॉल्ट नहीं करें, डोमेस्टिक पेमेंट्स पे तो आप बेतहाशा दफा डिफॉल्ट कर चुके हैं, और अभी भी कर रहे हैं, हर रोज कर रहे ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, इनके जब नुमाइंदों से आपकी बात वगैरह होती है, क्या इनकी तरफ से कोई ऐसे कमेंट्स हैं जो भी पब्लिक नहीं है लेकिन उन्होंने आपसे ज़ाहिर शेयर किए हों, जिसको सुनकर आप मतलब एक बता सके कि पीछे उनकी सोच क्या है? कि और दूसरी तरफ ये एक सवाल बनता है कि ऑब्वियसली मैं कंस्पिरेसी थ्योरी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन लोग पूछते हैं अक्सर कि भाई ये क्यों बार बार बेल आउट कर देते हैं जब आपका मुल्क जो है वो वैसे ही दिवालिया है, इनका क्या इंटरेस्ट है? व्हाई आर दे एक्सप्लॉइटिंग इट? हैं। और सब जब आप कल आपको पैसे की जरूरत होगी, बैंक के पास जाएंगे, तो बैंक आपसे क्या कहेगा कि आप एसेट दो और ले जाओ। ठीक है। ठीक है। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपके खासतौर पर जो ब्रेटन वुड के दोनों है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनका तो काम ही यही है। सो एट द एंड ऑफ द डे दे आर कमर्शियल बैंकर्स, बट जब आप उनसे प्राइवेटली बैठते हैं तो एक चीज़ जो उन लोगों में वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं अबाउट पाकिस्तान, कि वो हम में उनको पाकिस्तानियत वाली कोई चीज़ नजर नहीं आती। एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। उनको भी पता है एक जो चीज़ हम हमें सराहियत कर गई है ना, और हम समझते हैं कि जो जहाँ हम पहले भी बात कर रहे थे कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस इतना सिवियर हो चुका है। शौकत तरीन साहब ने, वज़ीर ख़जाना ने जो जाके वादे किए वो पूरे नहीं किए, वो क्या है? रजा बाकिर साहब ने जो कुछ वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हुए, वो क्या है? हफीज शेख साहब ने वादे किए पूरे नहीं किए, वो क्या है? मिफ्ता इसमाइल जब वाशिंगटन गए थे अभी अप्रैल में, और उन्होंने कहा था मैं 1 मई से मैं प्राइसेस इंक्रीज कर दूंगा, वो नहीं कर सके। ठीक, अब उन्होंने करना शुरू कर दी, वो क्या है? हमारा जो इस वक्त आ गया है क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया। ठीक है। और दुनिया को पता लग गया कि हम वी डोंट केयर फॉर आवर वर्ड्स, हम बात कर देते हैं और हम उसको ऑनर नहीं करते, और जिसकी वजह से अब लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते। डबल गेम्स जो होती है ना, वो इंटेलिजेंस की वर्ड तक ठीक रहती है। स्पाई का जो काम होता है, फिर उनके जो काम होते हैं, उस हद तक वो मैं भी मॉरल उसको भी सपोर्ट नहीं करता, वो अच्छे लगते हैं आपको डबल गेम्स करते। जब आपके पॉलिसी मेकर्स डबल गेम्स करना शुरू करते हैं ना, तो फिर मुल्क नीचे की तरफ इतनी स्पीड से जाता है कि आप उसको रोक नहीं सकते। आज आईएमएफ आपको क्यों डिले कर रहा है प्रोग्राम साइन करने से? हो सकता है आज रात साइन हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। बजट इसलिए का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, बजट का इंतजार नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि ये जो आपने चीजें पहले साइन की हुई है ना हमारे साथ, ये इंप्लीमेंट कर, जिस दिन आप इंप्लीमेंट करेंगे हम आपको इंप्लीमेंट करेंगे।
तो ये एक चीज नंबर वन कि हम झूठ बोलते हैं दुनिया से और दुनिया को पता चलता है कि ये झूठी कौन है, इनके जो हुक्मरान है ये झूठे, ठीक है, तो वो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। ये उनका सबसे बड़ा उनका एक बिटरनेस। दूसरा, हम प्रिटेंड करते हैं कि वी नो एवरीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन अदर बायलैटरल कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, हमारे पास तैयारी कोई नहीं होती। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ, आपको पता चल जाएगा डोनर्स की हमारे बारे में क्या वर्थ हमारी कितनी है उनकी नजरों में। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साइन हुआ, ये नेगोशिएट किसने किया था, इसका डिजाइन कौन बनाया, किसने बनाया था, सब चाइनीज है। जब आपके ब्रोकरेसी कुछ काम नहीं करेगी, सब कुछ उधर से बन के आएगा, तो वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जाहिर है पाकिस्तान वो बड़े हाई रेट पे हमने साइन कर लिया, उस पर को भी डिफॉल्ट भी हो आपने गया, किया। पैसे भी दे रहे हैं। दूसरा इसका ये कि आप जितने भी लोन एग्रीमेंट साइन करते हैं वर्ल्ड बैंक एडीबी के साथ, उसका डॉक्यूमेंट बनता है, अप्रेजर, उसका अप्रेजर एक मिशन आता है, फिर उसकी असेसमेंट होती है, वो डॉक्यूमेंट बनता है। आपको पता है वो डॉक्यूमेंट कौन लिखता है? जो लेंडर होता है वो खुद डॉक्यूमेंट लिख रहा होता है, वो हमें दे देता है, आप इसको देख लें। हम उसको मोटा मोटा देख उनको वापस कर देंगे, ठीक है, वो शराइत में खुद डाल रहा होता है। इन 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 हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनमें इतनी सेंस नहीं है कि इन बिटवीन द लाइंस जो पढ़ ले वो लिखा क्या है। लेकिन शहबाज इसमें बहुत रजा बाकिर हो गए, हफीज शेख हो गए, शौकत, इन सब लोगों की तो बैकग्राउंड है आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, और ये काफी मतलब इनकी काबिलियत तो है इनकी। क्या ये लोग भी नहीं पढ़ते? इनमें भी सलाहियत नहीं है? कभी ऐसा कोई जवाब तारीख में नहीं। वाकया हुआ, कोई इन्होंने कहा हो कि नहीं यार, ये टर्म बयानात तो देते हैं कि भाई हमने ये बात नहीं मानी या वो बात नहीं मानी, क्या ये वाकई चेंज करवाते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस? जो लोन एग्रीमेंट्स पढ़ना होता है ना, ये किसी भी वजीर खजाना का काम नहीं होता, सो आई डू नॉट ब्लेम दैम। ठीक, ये काम होता है जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका काम होता है, ये डेस्क का काम होता है। कंसर्न एसओ का, डेप्टी सेक्रेटरी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, एडिशनल सेक्रेटरी का, एक्चुअली सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये फाइनेंस मिनिस्टर का ये काम नहीं है। सो लेट्स बी क्लियर ऑन दैट। इन्होंने मोटी मोटी जो टर्म्स होते हैं, जो इन्होंने अपनी कमिटमेंट्स देनी होती हैं, वो ये काम करते हैं। जहां तक ये बात कि जी ये कमिटमेंट से पीछे हट जाते हैं, अभी बड़े वो धड़ल्ले से कहा जाता है कि हम आईएमएफ के सामने डट गए, हमने उनकी बात नहीं मानी। आप जरा स्टोरीज तो उठा के देखें पिछले 10 माह की। जब शौकत अली वजीर खजाना थे, तो उन्होंने कहा जी कि स्टेट बैंक का जो ड्राफ्ट बिल जो था अमेंडमेंट का, जो हफीज शेख साहब एग्री करके गए थे, वो गैर आईनी है। आपने लफ्ज सुना होगा, ठीक है, उसके ऊपर हमने खबरें भी की थी, अगर आपने नहीं सुना तो देखिएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें मान रहे हैं, बाद में वही ड्राफ्ट अप्रूव हो जाती है। कैसे? अब गैर आईनी, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो जाता है? लिटरली जो आपकी वो जो डीलिंग है ना अब आपकी, मेरे मेरे असेसमेंट पता है कि फ्रैंक, इट मेड बी क्रूअल असेसमेंट, प्रोबेबली जो आपके आईएफआईज हैं शायद एक जर्नलिस्ट को ज्यादा इज्जत करते हैं बजाय एक वजीर खजाना की। ये मैं बहुत आपको रूड एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ बना रहे हैं। और भाई एक दफा बना के आ जाए कि वापस उसी के दर पे जाना है, तुम लोग कंगले हो, क्या बात कर रहे हो? तो ये एक सीरियस आपका क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सटर्नल सेक्टर क्राइसिस, बजट डेफिसिट क्राइसिस। ये क्राइसिस में एक जो क्राइसिस ऐड हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पास्ट 2-3 ईयर्स, वो आपका ये जो है ना क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, ये बहुत सीवियर हो गया है। अब उस चीज का मजाक उड़ाते हैं। दे नॉर्मली जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना, क्योंकि ये भी डिप्लोमेट्स में आ जाते हैं, जो आईएफआईज के नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं, ये बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं। I've seen people जो इनका बैकग्राउंड में का मजाक उड़ाते हैं, उनकी नकलें भी उतारते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं बात करते, मुझे काफी है। ये तो मुझे याद आ गया, जो एक यूसुफ रजा गिलानी की व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस थी और सदर बुश आंखें मार रहा था जर्नलिस्ट को, तो वो याद दिला दिया आपने। एनीवे, अच्छा शहबाज, मेरे ख्याल में एक जो हम लोग 50 मिनट की मार्क पे आ गए, मैं इसको कंक्लूजन की तरफ ले जाऊंगा। वैसे तो डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग है कि दिल चाह रहा है मजीद 2 घंटे लगाएं, लेकिन मुझे बताएं कि जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पाकिस्तानी अवाम, ऑब्वियसली हम क्या उस पर तबसरा करेंगे, जो गुजर रही है, जिन पे उनको पता है उन पे क्या गुजर रही है, लेकिन अब जो बजट आने वाला है, अभी जो फिर हमारी सिचुएशन नजर आ रही है जो फिजिकल गैप की, उस हवाले से क्या बातें चल रही हैं? आप ज़ाहिर है कांटेक्ट में होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके साथ, क्या मेजर्स ऐसे आने वाले हैं, और अगले 6 महीने से 1 साल में क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिसमें जो आम आदमी, ऑब्वियसली जो कुछ तो हम बात कर चुके हैं, बिजली पेट्रोल वगैरह के प्राइसेस, और क्या बर्डन आ सकता है, क्या नए टैक्सेस आएंगे, और किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? देखिए, इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगले 3-4 माह पाकिस्तान के इकोनॉमी के लिए हम लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होंगे। जो फैसले इस वक्त आपको करने पड़ रहे हैं, जो आप खुद ही पाकिस्तान ने डिले किए हुए थे, आप
चूंकि आप दिवालियापन की तरफ जा रहे हैं तो मजबूर हैं फैसले करने के लिए। तो उन फैसलों से आपकी महंगाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी भी लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ नंबर्स के साथ भी खेल रही है, इन्फ्लेशन के नंबर्स के ऊपर भी मैंने कल भी एक स्टोरी की थी। एक तो वो इशू आपकी क्रेडिबिलिटी का जिस तरह है, वहाँ पे ये नंबर्स की क्रेडिबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम अब आ रहा है। टैक्सेस टैक्सेस यस ऊपर जाएंगे, आपकी फ्यूल प्राइसेस और ऊंचे ऊपर जा सकती हैं। अभी तक आपने जो पेट्रोलियम लेवी है, सेल्स टैक्स है, वो तो अभी आपने रिवाइव ही नहीं किया। अभी तो सिर्फ आप सब्सिडी विड्रॉ करना शुरू की है, वो अभी पूरी विड्रॉ नहीं हुई। एक कितनी और कितने 8-9 रुपए 10 रुपए कितने और लेवी में ले रहे हैं? आज आज के इनका जो 20 जो लास्ट अभी विड्रॉ किया तो उसके बाद 9 रुपए कुछ पैसे था आपका पेट्रोल के ऊपर, और 23 रुपीज पर लीटर है आपका डीजल के ऊपर। तो ये आज की असेसमेंट है। अभी इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस कैसे बिहेव करती हैं, ठीक डॉलर है। पैरिटी क्या होती है। तो 15 जून की जो असेसमेंट आएगी वो पता नहीं कितना होता है, लेकिन आज के दिन 23 रुपए डीजल और बढ़ेगा, और 9 रुपए फी लीटर आपका पेट्रोल और बढ़ेगा आज के दिन। ठीक है। इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस है वो ऊपर जाएंगी, आपकी गैस प्राइसेस भी वगैरह ने कह दिया कि 45% ऊपर जाएंगी। आपकी जो होम टेक इनकम है आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ द नेक्स्ट बजट वो कम हो जाएगी। दिस आई कैन टेल यू। सैलरीज के ऊपर अब जो भी ये उसमें वो टिंकरिंग करते हैं जी, वो कहेंगे जी 11 स्लैब से कम करके हमने 6 स्लैब्स कर दी हैं सैलरी क्लास की, और हमने इस्लाहात कर दी। बेसिकली इसका मतलब ये होगा 6 स्लैब का कि आपका जो एग्जिस्टिंग रेट है वो डबल हो जाएगा। तो विदाउट इंक्रीजिंग इफेक्टिवली अनाउंसिंग that your tax rate has been doubled, your tax rate will be doubled। ये आपको प्रॉब्लम है कि फिर जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, अब जो फ्यूल प्राइसेस आपकी बढ़ी हैं, इसका ये ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगी बाकी कमोडिटीज में, आपके फूड में, आपकी वेजिटेबल्स में, आपकी वेजिटेबल फ्रूट्स, और बाकी जो आपकी आप गुड्स खरीदते हो उनमें ये ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएंगे। एडिबल ऑयल अच्छा खासा पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, और मजीद ये महंगा होगा। तो थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स आर नॉट गुड इन कमिंग मंथ्स। ठीक है शहबाज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल में आप किसी एनालिस्ट से कम नहीं है। वैसे ऑब्वियसली आई आई अंडरस्टैंड एज ए जर्नलिस्ट आप जिस तरह से प्रोफेशनली चलते हैं, बट समटाइम्स ये बड़ा ज़रूरी है कि एक सहाफ़ी जो सालों से लिख रहा है इन मसाइल पे, उसकी भी जो है उसका भी ओपिनियन लिया जाए। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा आपके साथ डिस्कशन। आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।